Hey guys, what's up? अच्छा, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं. ये आपका ATP होगा और ATP में आपको you will have to imagine that you are inside a lab. अब the question reads, a student investigates specific heat capacity. Okay, interesting. He puts 25 cm cube of water in a beaker. We can see that. The thermometer in figure 1.1 shows the temperature theta 1 of the water. We can see that. Your target is to record theta 1. अब अगर मुझे इसको थीटा 1 को रिकॉर्ड करना है तो यू विल हैव टू जूम इन. इनफैक्ट आप जूम इन उधर तो नहीं कर सकोगे, ये कर सकते हो पेपर को उठा के अपने आँखों के करीब कर दो या अपनी आँखें पेपर के करीब कर दो, दोनों में से एक ही बात हो जाएगी. सो अपेरेंटली इफ़ यू लुक क्लोजली ओवर हेयर, दिस शुड रीड, मेरे पास यहाँ पे जो ये रीड कर रहा है, ये जो पॉइंट मेरे पास रीड कर रहा है, दिस इज़ गोइंग टू बी लाइक 18, राइट. सो दिस इज़ गोइंग टू बी 18. अब लेकिन हमें पता है कि अगर मैं इसको एक मिनट इसको अगर मैंने सपोज करो मैंने रीड किया ना तो ये 18 तो है, लेकिन यहाँ पे भी हमारे पास थोड़ा सा स्पेस नज़र आ रहा है. अगर आप गौर से देखो तो यू कैन क्लियरली सी दैट देयर इज सम स्पेस ओवर हियर. तो इसका मतलब है कि मैं इसको अप टू 0.5 और भी रीड कर सकता हूँ. सो मैं इसको जो है ना एक काम करता हूँ, मैं इसको लिख लेता हूँ 18.0 बिकॉज देयर इज़ अ चांस आई कैन गो बियॉन्ड दैट. सो दैट इज़ वाई आई एम इंक्लूडिंग दिस ओवर हियर. सो 18.0 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, यहाँ तक तो हो गया. दिस वॉज ईजी पार्ट. फिर मुझे कहता है द टीचर हैज़ प्लेस्ड सम 50 ग्राम masses इन बॉइलिंग वाटर. इंटरेस्टिंग. ओके, मतलब इसने क्या किया, द टीचर हैज़ प्लेस्ड सम 50 ग्राम masses इन बॉइलिंग वाटर. ईच mass हैज़ बीन tied to a length of a string. We can see that length of a string. Yeah, right. The student takes the beaker of water to where the masses are in boiling water. Okay, the student takes the beaker of water to where the masses are in boiling water. He uses the string to remove one mass from the boiling water and place it carefully into the beaker as shown in figure 1.2. Okay, so apparently we have a beaker and we are just placing it inside water. He then returns to his workstation and replaces the thermometer in the beaker. Okay, the thermometer in figure 1.3 shows the maximum temperature theta 2 of the water. Let's read this temperature. अच्छा, इसने मुझे बोला है calculate the temperature change. Apparently you need to record the change in temperature. So you will have to record this temperature first and all you have to do is आपको सिर्फ zoom in करना है. zoom in करने के बाद ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये आएगी 26 आ जाएगी मेरे पास. ठीक है, this is going to be 26.0. So apparently this should become 26.0 minus 18. Okay, I think that was the 18. Yes, it was 18. So ये अगर नहीं हो सका तो फिर तो शर्म की बात होगी. अगर आपने इसको गलत ट्रीट कर लिया तो शर्म की बात होगी. तो 26 minus 18 किया इसको, 26 minus 18 एंड आई एम गेटिंग अ वैल्यू ऑफ 8.0. ठीक है, 8.0. लेकिन अभी इसमें यूनिट नहीं दिया हुआ तो आई हैव टू प्रोवाइड द यूनिट बिकॉज दिस इज अ चेंज इन टेम्परेचर. सो अपेरेंटली इट्स गोइंग टू बी डिग्री सेल्सियस. Describe how to ensure that theta 2 is measured as accurately as possible. मैं अगर इसमें बोलूँ कि पहला पॉइंट जो मैंने अभी आप लोगों को डिस्कस किया था 0.5 वाली जो बात मैंने की थी शुरू में, मैं वही लिख दूँ. रीड द स्केल अप टू 0.5 डिग्री सेल्सियस. ये मेरे पास एक ऑप्शन हो जाएगी टू इंश्योर एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल. दूसरी चीज़ ये है वेट for the level of liquid in the thermometer to stop rising and then record the reading. ठीक है, अब ये नहीं करना है कि उसको बस डालने डिबोने के साथ रीडिंग ले ली. भाई दिस इज अ स्लो काइंड ऑफ अ थर्मामीटर, सो ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगता है इसको रिकॉर्ड करने में. एनीवेज, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द बीकर इज मेड फ्रॉम अ स्पेशल टाइप ऑफ अ ग्लास. सजेस्ट व्हाई इट इज सूटेबल फॉर दिस एक्सपेरिमेंट. वेल स्पेशल टाइप ऑफ अ ग्लास जो है, द ग्लास डज नॉट ब्रेक or crack due to thermal expansion. ये मेरे दिमाग में आ रहा है कि भाई जाहिर सी बात है, गरम डाल रहे हो, गरम ठंडा करते हो तो कभी कभार ग्लासेस टूट भी जाते हैं. सो अपेरेंटली दिस वर्क्स इन अ वे दैट इट प्रिवेंट्स डैमेज और क्रैक टू द ग्लास.
दैट इज़ व्हाट आई थिंक. ठीक है, इस पेपर के अंदर जो है ना, एज लॉन्ग एज योर फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स आर करेक्ट एंड इट मेक्स अ सेंस, यू विल गेन मार्क्स ओवर हियर. अच्छा, मुझे बोलते हैं कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CM ऑफ द 50 ग्राम मास यूजिंग द इक्वेशन दिस. सो अपेरेंटली वी जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ओवर हियर. सो CM इज इक्वल टू 4.2 और फिर θ2 पता नहीं कितना था हमारे पास, θ2 माइनस θ1 तो हम पहले ही निकाल चुके हैं. सो दैट इज अपेरेंटली गोइंग टू बी 8 डिग्रीज और फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 माइनस θ2 कितना था, 26 था, 26 था. सही है. सो लेट मी जस्ट फाइंड दिस वैल्यू. सो 4.2, माई मिस्टेक, 4.2 मल्टीप्लाइड बाय 8, ब्रैकेट को क्लोज किया, डिवाइड किया बाय 2 इंटू 100 माइनस 26, ब्रैकेट को क्लोज किया, एंड इफ आई पुल दिस ऑफ, this should give me a value of 0.23. So 0.23 मैंने राउंड ऑफ कर दिया इसको. ठीक है, जूल्स पर ग्राम्स पर केल्विन. ठीक है, पर डिग्री सेल्सियस. डिस्क्राइब 2 सोर्सेज ऑफ एरर मेथड यूज इन टू डिटरमिन CM. अच्छा, अब इसके अंदर हमने अगर मेथड की बात की है तो हमने सिर्फ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मास यूज़ किया है, लेकिन वी नेवर कंसिडर्ड द आइडिया दैट हीट मस्ट बी ट्रांसफर्ड. सो 2 सोर्सेज ऑफ एरर. हीट is being absorbed by the glass beaker and the thermometer itself. हीट और हमारे पास 2 सोर्सेज ऑफ एरर इन द मेथड यूज टू डिटरमिन CM. और हमारे पास क्या हो सकता है, हीट लॉस टू द सराउंडिंग. हीट इज ऑल्सो बीइंग लॉस्ट टू दी सराउंडिंग्स. सही है. सिंपल आंसर्स. सजेस्ट 2 इम्प्रूवमेंट्स टू द मेथड. उसके अंदर हमारे पास इम्प्रूवमेंट में ये आ सकती है, अगर मैं पहले वाले की बात करूं तो मैं एक काम करूं, consider heat capacity या specific heat capacity of glass in the calculation. दूसरा हमारे पास क्या है, provide lagging या insulation, इसको insulation भी कहते हैं, insulation to prevent heat loss to the surroundings. सही है. Simple answers. Let's move on to the next part. Apparently, a student investigates a thermistor using the circuit in figure 2.1. We can see the circuit. Draw a circuit diagram of the circuit. Well. अब इस सर्किट डायग्राम में अगर हम एक चीज़ नोटिस करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास यहाँ पर एक बैटरी का पैक रखा हुआ है. सही है. बैटरी के पैक के साथ मेरे पास इधर एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, रेसिस्टर लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, एंड ऑल दीज pieces are connected in series. So इसको series setup बना के लगा दो. So सबसे पहले तो हमारे पास है battery of cells है. So we'll just draw a diagram of 3 cells है हमारे पास apparently है. So I'm just going to draw 3 cells and then I will include a switch over here. ये मैंने स्विच भी लगा दिया. फिर इसी के साथ मैंने इसी डायग्राम को एज अ ब्लूप्रिंट समझ के मैं ले जा रहा हूँ. सो वी हैव द फिक्स्ड रेसिस्टर एज वेल, एंड आफ्टर द फिक्स्ड रेसिस्टर आई हैपन टू हैव अ थर्मिस्टर. थर्मिस्टर का सिंबल आपको अच्छी तरह से पता है कि स्ट्रॉ वाला सिंबल होता है. और इसको पूरे डायग्राम को आप क्लोज कर दो जस्ट लाइक दिस. अब सीधी सी बात है, देयर इज ऑल्सो वोल्ट मीटर इन द सर्किट एंड द वोल्ट मीटर इज एक्चुअली कनेक्टेड अक्रॉस द थर्मिस्टर. सो थर्मिस्टर के साथ ही इसको जो है पैरेलल में ले आओ. ठीक है. सो देयर यू हैव इट. दिस इज डन एंड डस्टेड, राइट. ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम. आप चाहो तो इसको लेबल भी कर सकते हो, एंड आई वुड एडवाइज यू टू डू दैट. थर्मिस्टर, रेसिस्टर, स्विच. प्लीज़ कभी भी डायग्राम बनाओ उसको लेबल ज़रूर कर दो. ठीक है. बैटरी,
इनको लेबल ज़रूर कर दो, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया वोल्ट मीटर। अपेरेंटली देयर इज़ नो एमीटर इन द सर्किट, सो दैट इज़ काइंड ऑफ स्ट्रेंज, बट नेवरदलेस जो लिखा है वही डायग्राम भी मैंने ड्रॉ किया है। सही है, आगे चलते हैं सर। The student measures the temperature of the room and records it. The recorded result is shown in figure 2.2. Okay, room temperature जो है मेरे पास 20 डिग्री सेल्सियस है। Figure shows the reading VW on the voltmeter when the switch is closed. अच्छा, तो मेरे पास ये है। अब मुझे बोलता है record the reading. So if I read this reading, तो ये भी मेरे पास जा सकती है। इसको भी मैं इसको रीड कर रहा हूँ 2.0 वोल्ट्स, ठीक है। ये भी हो गया मेरे पास। दिस वाज सिंपल, वोल्ट्स इसका यूनिट गिवन था, तो अपेरेंटली यूनिट भी मुझे लिखना पड़ा। देयर इज अ बीकर कंटेनिंग आइस एंड वाटर नियर द थर्मिस्टर। द स्टूडेंट मेजर्स द टेम्परेचर TC ऑफ द आइस एंड वाटर एंड रिकॉर्ड्स इट। ओके, इसने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया एंड रिकॉर्ड्स इट। द रिकॉर्डेड रिजल्ट्स इज शोन इन फिगर 2.4। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर ये मेरे पास कहता है द थर्मिस्टर इज प्लेस्ड इन अ बीकर ऑफ आइस एंड वाटर एंड आफ्टर अ मिनट द वोल्ट मीटर इज रेड अगेन। ओके, इंटरेस्टिंग। फिगर 2.5 shows the reading on the voltmeter when the thermistor is in the beaker of ice and water. Your target is to record the reading VC. तो इस VC को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। So if I read it, so this is going to be 2.9 without any problem. अब मुझे बोलता है कैलकुलेट द एवरेज चेंज इन वोल्टेज फॉर 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज डेल्टा AV यूजिंग दिस इक्वेशन। सो स्टेट द यूनिट ऑफ योर आंसर। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ वैल्यूज इसमें सब्सटीट्यूट करने हैं और कुछ भी नहीं करना है। सो डेल्टा VAV इज इक्वल टू VC कितना है 2.9 माइनस VW कितना था हमारे पास। VW हमारे पास था 2.0 था, और उसके बाद मेरे पास TW कितना है। TW जो था, TW हमने, oh my god, where is TW? So TW is apparently 20 degree Celsius. 20 degree Celsius minus TC 0 है हमारे पास। So there you have it. Let's just calculate this thing. So 2.9 minus 2 किया और फिर इस डिवाइडेड बाय 20 कर लेते हैं, बिकॉज 20 माइनस 0 तो 20 ही होता है। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 0.045, और इसका जो यूनिट आएगा, अब मेरे पास ऊपर क्या था, चेंज इन वोल्टेज, यानी वोल्ट्स ऊपर आ रहा है, और नीचे मेरे पास टेम्परेचर का यूनिट आ रहा है, तो डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली वोल्ट पर डिग्री सेल्सियस मैं इधर कर रहा हूँ। सो देयर यू हैव इट, डन एंड डस्टेड। Use your answer to B1 to predict the voltage VB across the thermistor when the thermistor is at a body temperature. Okay. Body temperature is this. You may assume that the average change in voltage for 1 degree temperature change, delta AV, is constant. So let me just find it out. की कोशिश करो, अगर आप इधर देखो तो मेरे पास डेल्टा AV है, और यहाँ पे भी इसने कह दिया कि डेल्टा AV इज़ कांस्टेंट। तो इसी को ही उठा के मैं इधर से लेकर आया और डेल्टा AV लिखा। लेकिन अब मैं कुछ जो है ना इस फॉर्मूला में चेंजेस कर रहा हूँ। VC तो मुझे पता है कि वोल्टेज एट कोल्ड टेम्परेचर था, वो वाला मैंने फिक्स्ड रखा है। वोल्टेज मैं अभी वैल्यू निकाल लूँगा। बाकी फिर मुझे निकालना क्या है, VW की जगह पे मैंने चेंज किया है, इधर मैंने VPB कर दिया जो मेरा टारगेट है, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफ द बॉडी टेम्परेचर जो है 37, वो मैं इसकी जगह पे डाल दूंगा, और फिर माइनस 0 TC क्योंकि 0 था। सो लेट्स जस्ट पुल, लेट्स सी इफ इट वर्क्स, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सो 0.045 शुड बी इक्वल टू VC, अब पता नहीं कितना था, VC हमारे पास 2.9 है, 2.9 माइनस इसको मैं कर रहा हूँ VPB जो मेरा टारगेट है, डिवाइडेड बाय फिर मेरे पास TPB जो है 37 है, और फिर माइनस मेरे पास 0 है, ठीक है। सो लेट्स जस्ट फाइंड दिस आउट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो 37 मल्टीप्लाइड बाय 0.045 डिवाइडेड, नहीं सॉरी 0.045 मल्टीप्लाइड बाय 37 किया है, और उसके बाद फिर ये जो 29 होगा ये मेरे पास उधर जाएगा माइनस होने के लिए। सो दिस इज़ गोइंग टू बी -2.9, और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है तकरीबन 1.2,
मेरे पास माइनस माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो VPB की वैल्यू आ रही है तकरीबन 1.2, मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ, 1.2 तक आ रही है, ठीक है। लेट्स पुल दिस कैलकुलेशन ऑफ वंस अगेन जस्ट इन केस। 0.045 मल्टीप्लाई बाय 37 किया, और फिर अगर मैंने इसको 37 से मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फिर मुझे क्या करना है, मेरे पास बचेगा 2.9 माइनस VPB, तो 2.9 को उस साइड पर फेंकेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2.9 करेंगे, और ये जो भी वैल्यू आ रही है नेगेटिव में आ रही होगी, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव आपस में खुद कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो अपेरेंटली द आंसर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, सो विच इज गोइंग टू बी 1.24 भी लिख सकते हैं, 1.24 भी चाहो तो कर लो, या 1.2, मैं इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रख रहा हूँ। ये तो हो गया। The student is told if the thermistor is held between the thumb and the forefinger for 2 minutes, the reading on the voltmeter VAB will be the same as the predicted voltage VPB in D2. Okay. Two quantities are considered to be equal within the limits of experimental accuracy if their values are within 10% of each other. Okay, so हमें इसके अंदर याद है मैंने आप लोगों को कराया था डेविएशन मेथड, परसेंटेज डेविएशन, वो चेक कर लेंगे इसके अंदर। The thermistor is held between the student's thumb and the forefinger for 2 minutes and the student reads and records the voltage VAB. Okay. So let's see, state whether the student's results indicate that VPB and are equal within the limits of experimental accuracy. So एक वैल्यू हमारे पास है 1.2 वोल्ट्स और एक है मेरे पास 0.8 वोल्ट्स, राइट। दोनों में से अभी मुझे चेक करना है कि ये दोनों आपस में कितने फासले पर है, इनमें डेविएशन कितनी है। सो हाउ अबाउट दिस 1.2 माइनस 0.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू 1.2 और मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते, देखते हैं कितनी परसेंट पे ये डेविएट कर रही है 1.2 से। सो 1.2 माइनस 0.8 किया और फिर डिवाइडेड बाय 1.2 किया एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। सो बेसिकली द डेविएशन इज एक्चुअली 33%, 33.3% हमारे पास इसमें परसेंटेज डेविएशन आ रही है, डेविएशन। सो support your statement, state whether the students indicate that are equal, they are not equal, they are not equal, ठीक है, they are not equal as percentage deviation exceeds 10%, सही है, ये भी हो गया आपके पास। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास सवाल है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स अ फॉलोइंग मास। इंटरेस्टिंग, द स्टूडेंट यूजेस द अपैरेटस शोन इन फिगर 3.1। हमारे पास एक हैवी वेट भी रखा हुआ है, क्लैंप भी रखा हुआ है, पुली सिस्टम भी है, मास हैंगर ए भी है, एच भी है और मास हैंगर बी भी है। The bottom of mass hanger A is at a height h above the floor as shown in figure 3.1. Okay. The student places one end of the meter rule on the floor and the other end near to the mass hanger. The top of the meter rule is shown in figure 3.2. अच्छा, so basically हमारे पास अगर मुझे ये हाइट h निकालना है तो इसका बॉटम रूलर के साथ होगा और इसका भी बॉटम रूलर के साथ है। We can see that over here. ये रीडिंग अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर से एक लाइन को एक्सटेंड करूँ तो ये तकरीबन मेरे पास 1 पर आ रही है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर 100 में से कम है। अगर 1 सेंटीमीटर 100 में से कम है तो मेरे पास जो h की वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 99 सेंटीमीटर्स, 99.0 सेंटीमीटर, ठीक है, बिकॉज आई कैन एटलीस्ट रीड वन स्लाइटली मोर, इसके ऊपर भी रीड कर सकता हूँ। डिस्क्राइब वन सोर्स ऑफ एरर व्हेन मेजरिंग एच एंड सजेस्ट वन इम्प्रूवमेंट टू द प्रोसीजर टू रिड्यूस दिस एरर। अब इसमें सबसे बड़ा मसला ये है, इसने प्लेसेस वन एंड ऑफ अ मीटर रूल ऑन द फ्लोर एंड द अदर एंड टू द रूलर हिल रहा होगा। सी द रूलर विल बी मूविंग अराउंड। सोर्सेज ऑफ एरर, द रूलर मे मूव अराउंड, the ruler may move around, the rule actually rule बोलते हैं इसको, the rule may move around. So improvement क्या है, clamp the ruler, clamp the ruler. इसके अलावा अगर मैं सजेशन दूं तो भाई सिंस मेरे पास ये है कि मीटर रूल इज़ नॉट डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द मास हैंगर, सो इसका मतलब है कि इसके अंदर पैरेलैक्स एरर भी आ सकता है, तो मेक श्योर कि आपकी जो आई है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, तो तब आपके पास पैरेलैक्स एरर नहीं आएगा। ये वाला पॉइंट भी आप इसमें डाल सकते थे। It's totally up to you. The student places a mass M 5 gram on mass hanger A. The additional mass causes the mass hanger to descend slowly. Interesting. The student uses a stopwatch to take 3 readings of the time taken for mass hanger A to fall to the floor.
Using the stopwatch reading, determine an accurate average temperature for the mass hanger to descend the height h. तीन वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है और इन तीनों का मुझे एवरेज निकालना है, सो कोई मसला ही नहीं है. इसमें क्या मसला हो सकता है? सो 6.11 प्लस 5.87 है बाय द वे, प्लस 6.02 डिवाइडेड बाय तीन वैल्यूज़ थी, तो तीनों से डिवाइड कर लेंगे. सो लेट्स जस्ट कैलकुलेट दिस थिंग. सो 6.11 प्लस 5.87 plus 6.02, and then we are just going to divide it by 3. So apparently this t average is coming as 6.0 seconds. ठीक है, 6.00 seconds. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए. अच्छा, फिर मेरे पास कहता है द स्टूडेंट रिपीट्स द टाइम मेजरमेंट्स विद द डिफरेंट masses प्लेस्ड ऑन हैंगर ए. रिकॉर्ड द मेजरमेंट्स फ्रॉम दिस, कंप्लीट द हेडिंग्स एंड वॉट एवर जो हमारे पास हेडिंग्स एंड गिव यूनिट. मास आई थिंक दैट वॉज इन ग्राम्स हमारे पास था, और टी एवरेज इज इन सेकेंड्स. सो ऑल वी नीड टू डू इज इनपुट द वैल्यू ओवर हेयर. सो इसको मैं लिख लेता हूँ 6.0 इधर, और यहाँ पर जो है वो सारी वैल्यूज़ इसमें भी इनपुट कर लेता हूँ. 6.11, 5.87, 5.87 सही है, और हमारे पास आएगा 6.02. सो 6.02 ठीक है. अच्छा, कंप्लीट द हेडिंग्स एंड गिव यूनिट्स. अच्छा, ये क्या है? इसको मैं काम कर लेता हूँ. एवरेज टाइम जो है तो T1 इसको नाम देते हैं, T2 इसको नाम देते हैं, T3 इसको नाम देते हैं. तो ये भी सेकंड्स में, ये भी सेकंड्स में, ये भी सेकंड्स में. पूरा का पूरा टेबल मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए. ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड ऑन पेज 11, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एवरेज टाइम टी एवरेज ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट द mass m on the x axis. Draw the best fit curve. Describe the relationship t average and m shown by the graph. So let's see. First of all, what I'm going to be doing is that I'm just going to be copying this diagram. ये डायग्राम मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बिकॉज जाहिर सी बात है मैं अभी बार बार ऊपर नीचे स्क्रॉल करूँगा तो मेरा भी बेटे सर में ही दर्द हो जाएगा. सो ऑब्वियसली दिस नीड्स टू बी डन. अभी मैं इसको एकदम नहीं कर सकता इस वाले पार्ट को, बिकॉज अभी मुझे नहीं पता, मुझे भी यहाँ पे आके प्लॉट करना है. ओह वेल वेल वेल, पहले से ही पेस्ट हुआ हुआ इधर. सो अब पहले तो मुझे ये देखना है कि मुझे एक्स एक्सेस पे किसको रखना है. पहले मेरे पास ये कह रहा है प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एवरेज टाइम ऑन दी वाई एक्सिस. टी एवरेज वाई एक्सिस पे आएगा अगेंस्ट एम ऑन दी एक्स एक्सिस. सो अच्छा, इसका मतलब है कि एम अपेरेंटली इस एक्सिस पे आएगा और टी एवरेज जो है, टी एवरेज इज ऑन दिस एक्सिस. सो दिस इज इन सेकेंड्स. सो अब पहले तो मुझे ये देखना है कि मेरे पास मैसेस की जो वैल्यू है वो आ सकती है इसके अंदर 13 तक. लेट्स सी. सो अगर मैं इसको करूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. सो 14 तक मेरे पास आराम से फिट आ जाएगा इसमें. सो इसको कर रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड दिस इज़ गोइंग टू बी 14. ठीक है, यहाँ तक भी पहुँच गए. ग्राम्स में मैंने पूरा टेबल इसको बना दिया. अच्छा, फिर मेरे पास एवरेज टाइम जो है वो जा रहा है तकरीबन 6 तक, राइट, 6 तक जा रहा है. ठीक है, एवरेज टाइम. एक दफ़ा फिर से मैं एवरेज टाइम जस्ट इन केस निकालना चाह रहा हूँ. 6.11 प्लस 5.87 प्लस 6.02 एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू डिवाइड बाय 3 एंड यस इट इज़ एक्चुअली 6.0. सो अगर ये 6 तक जा रहा है तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नहीं बल्कि सॉरी मैथ्स जो है वो हमारे पास एक्स एक्सिस पे, टाइम हमारे पास जो है 6 सेकंड्स तक जा रहा है. सो इसको करने के लिए अगर मैं यूँ करूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक चला गया. ये मेरे ख्याल से पूरा हो जाएगा इसके अंदर. सो मेरा डायग्राम इसमें पूरा कंप्लीट आ जाएगा. सही है. सो दिस इज़ द इजी पार्ट. तो ये हमारे पास आ रहा है 6.11, 5.87. एक दफ़ा मैं इसमें भी देख लूँ 6.11, 5.87, 6.02 और इसका मैंने एवरेज निकाला. सो देयर यू हैव इट. अब लेट्स जस्ट गो एंड फाइंड दिस वैल्यू. एक दफ़ा और चेक करूँ. एवरेज टाइम ऑन द वाई एक्सिस अगेंस्ट एम ऑन द एक्स एक्सिस. सो लेट्स जस्ट प्लॉट दिस डायग्राम. लेट्स जस्ट प्लॉट इट. ओके, सो हियर वी गो. मैंने जो है ना थोड़ी सी गलती की हुई है, पता है, मेजर मिस्टेक की हुई है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं, कोई मिस्टेक नहीं है. वाई एक्सेस पे कोई मिस्टेक नहीं है. मेरा वहम था.
सही है, वहम, बीइंग पैरानॉइड इज़ नॉर्मल, कोई मसला नहीं है, पेपर में भी ऐसा हो सकता है, यू बिकम पैरानॉइड कि पता नहीं क्या हो रहा है. सो जस्ट स्टॉप वरिंग. सो लेट्स सी 5 and 6. सो 5 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, तो 6 ऑल द वे अप हम लोग जाएंगे. तो एक पॉइंट मैंने इधर लगा दिया, लकीली हमारे पास यहाँ पे एक वो पॉइंट आ रहा है. फिर है 7 and 4.2. सो 7 and 4.2, 6, 7 and 4.2. तो 7 and इसको मैं हटाना पड़ेगा मुझे. अबे 7 कहाँ चला गया? 7 की लाइन ये जा रही है, तो 7 की लाइन ये जाती जा रही है, और ये आ रहा है 4.2. सो बेसिकली अगर 4.2 पे जाना है तो 4.1, 4.2 ये हो जाएगा, राइट. सो देयर यू हैव इट, दिस इज़ गोइंग टू बी 4.2. सो इसको मैं इधर एक मार्क कर रहा हूँ, एक पॉइंटर को इधर मार्क कर रहा हूँ. सही है, ये भी हो गया मेरे पास, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज़. ओके. सो फिर आ रहा है मेरे पास क्या था, 9 and 3. ओके, सो 9 and 3. 9 ये रहा, तो 9 के साथ साथ हमारे पास इधर भी एक क्रॉस पॉइंट लगेगा. सो मैंने इधर लगा दिया एक स्कैटर पॉइंट. ओके, एंड देन वी हैव 11 and 2.6. ओके, सो 11 and 2.6 के लिए मुझे इस डायग्राम को हटाना पड़ेगा इधर से, इधर कर लेते हैं इसको. सो 11 and 2.6, राइट. 11 and 2.6. सो इसको हम लोग करते हैं 2.1, सॉरी 2.1, 2. अबे थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं. 2.2, 2.4, नहीं 2.1, 2.2, 2.4, 2.5. एक्चुअली 2.5 तो इधर आना चाहिए था, मैं गलत कर रहा हूँ इसको काउंटिंग. ओह माय गॉड, मैं गलत काउंट कर रहा हूँ. एक मिनट निकाल लेते हैं ना. सो 1 डिवाइडेड बाय कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, 20. सो एक ब्लॉक की वैल्यू है 0.05, यानी एक 2 ब्लॉक्स 0.1 के बराबर है. सो सही तो कर रहा था मैं. तो मेरे पास क्या था वापस से, ये है 11 and 2.6. ओके, सो 11 and 2.6. Okay, 11 and 2.6. So 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 यहाँ पर आ रहा है. एक्चुअली 11 जो उस साइड पर है, 11 उस साइड पे, तो इसको, इस पॉइंट को इधर लेकर आ रहा हूँ मैं. ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, इसको मैंने हटा दिया, इधर ले आया. ठीक है, 11 पे ले आया मैं इसको. अब सही आ रहा है ये पॉइंट. ओके, इंटरेस्टिंग. उसके बाद फिर है 13 and 2.2. सो 13 and we'll go all the way to 2.2. सो 13 यहाँ पर आ रहा है. सो दिस इज गोइंग टू बी 13, और 13 and 2.2, 2.1, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2.2. ओके, सो यहाँ पे आ रहा है, सही आ रहा है ये. सो देयर यू हैव इट. ओके, हमारे पास कितनी वैल्यूज़ हो गई, 1, 2, 3, 4 और 5. एक्चुअली 5 वैल्यूज़ हैं हमारे पास. अब 5 वैल्यूज़ में इसने मुझे क्या कहा था इधर, ड्रॉ अ बेस्ट फिट कर्व. सो बेस्ट फिट कर्व बनाने के लिए ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ड्रॉ अ कर्व as calmly and as smoothly as possible. So there you go, it's going to be something like this. ठीक है, ये मेरे पास कर्व बन गया इधर. सही है. सो दिस इज़ जस्ट अ स्मूथ कर्व. बेस्ट फिट कर्व था तो मैंने बना दिया. अब ज़ाहिर बात है आप उधर करोगे तो और केयरफुली करोगे तो यू विल हैव अ बेटर रिजल्ट. एनीवेज, तो ये पार्ट तो हो गया मेरे से. सो आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस एंड देन आई विल जस्ट गो ऑल द वे ओवर हेयर. एक्चुअली अगर मैं इसको वापस से एक बार पीछे करूँ, सही है. अच्छा, अब मेरे पास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डिस्क्राइब दी रिलेशनशिप बिटवीन टी एवरेज एंड एम शोन ऑन द ग्राफ. ओके, सो जैसे जैसे मेरे पास मास बढ़ता जा रहा है तो टी एवरेज मेरे पास कम होता जा रहा है. सो हमारे पास ये है टी एवरेज डिक्रीजेस एज एम इंक्रीजेस.
बस इतना लिखूंगा, अभी मुझे नहीं पता कि ये डायरेक्ट है या इन्वर्स रिलेशनशिप है, सही है। सो वी डोंट नो दैट। डायरेक्ट तो नहीं हो सकता है, इन्वर्स ज़रूर हो सकता है, लेकिन इन्वर्स मुझे भी करेक्टली नहीं पता, ना इतने मार्क्स थे जो इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इंटरेस्टिंग। A student attaches a propeller to an electric motor driven by a 0 to 12 volt DC power supply as shown in figure 4.1. Okay. Moving air from the propeller exerts a force on the balance. Interesting. Plan an experiment to investigate how this force varies with the voltage of the power supply. The following apparatus is available. Okay. So we happen to have an electric motor, एक हमारे पास electronic balance है, power supply है, propeller है, voltmeter है, whatever. You can also use other apparatus and materials that are usually available in the school lab. In the plan, explain briefly how to carry out this investigation. State the key variables to control. हम लोग आगे पीछे भी इसको कर सकते हैं। So सबसे पहले अगर मैं इसमें चेक करूं कि मेरे पास है क्या, मेरे पास एक मुझे चाहिए होगा वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम चाहिए होगा टू एक्चुअली कंट्रोल द प्रोपेलर, और मेरे पास एक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस चाहिए होगा जिसमें रीडिंग मैं रिकॉर्ड कर सकूं। सो दैट इज़ व्हाट आई नीड। सही है। एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। सो स्टेट द की वेरिएबल्स टू कंट्रोल। मैं सारा आंसर इधर लिख रहा हूँ। की वेरिएबल्स, या इनको हम लोग कहते हैं कंट्रोल वेरिएबल्स। कंट्रोल वेरिएबल्स जो है मेरे पास, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो वोल्टेज इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, voltage is the independent variable, voltage V is the independent variable, and जो mass M of the electronic balance, mass M measured by electronic balance is the dependent variable. सही है। सो जारी बात है, अब वोल्टेज पे फैन स्पीड कंट्रोल होगी तो फिर आपके पास फिर m की वैल्यू आएगी। सो m इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें करना कि एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ टू कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन। सो vary V to control fan speed and record M for each value of V. Repeat experiment minimum 6 times। ठीक है। MS में 3 टाइम्स लिखा होगा पर आप 6 टाइम्स करना। ठीक है। हम लोग वैसे भी लैब में जब कर रहे होते हैं, जब AS में भी कर रहे होते हैं तो 6 टाइम्स हम लोग एटलीस्ट करते हैं। ये भी हो गया। फिर ये कहता है ड्रॉ अ कॉलम विद टेबल विद कॉलम हेडिंग्स टू शो हाउ टू डिस्प्ले योर रीडिंग्स। ओके, कॉलम इधर बना रहा हूँ। सीरियल नंबर के अंदर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वोल्टेज V के अंदर मेजर कर रहे होंगे, और मेरे पास यहाँ पे मास ग्राम्स के अंदर हमारे पास आ रहा होगा क्योंकि एक बैलेंस में ग्राम्स में आता है, और ये आपके पास टेबल बन जाएगा। सो दिस इज़ द टेबल दैट यू विल बी एक्सपेक्टेड टू ड्रॉ इन द एग्जामिनेशन। सो ये मेरे पास टेबल हो जाएगा। ठीक है। बस इसमें वैल्यूज़ आपको नहीं डालनी है। यू डोंट हैव टू इनपुट द वैल्यूज़ ओवर हियर बिकॉज वी डोंट नो द वैल्यूज़। यू आर नॉट एक्चुअली परफॉर्मिंग इट, यू आर जस्ट गाइडिंग समवन टू एक्चुअली परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। इंटरेस्टिंग। फिर मेरे पास कह रहा है एक्सप्लेन हाउ टू यूज योर रीडिंग टू रीच अ कंक्लूजन। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, प्लॉट अ ग्राफ। ये एक्चुअली कंक्लूजन में आ रहा है हमारे पास, कंक्लूजन एंड एनालिसिस। प्लॉट अ ग्राफ ऑफ M अगेंस्ट V अगेंस्ट, एक्चुअली हमारे पास कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल था, डिपेंडेंट वेरिएबल M था, राइट। सो M अगेंस्ट V, सही है। एंड C
एंड फिर उसके बाद क्या है, इफ ग्राफ स्ट्रेट लाइन द रिलेशनशिप इज, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये कर दो प्लॉट अ ग्राफ ऑफ m अगेंस्ट v एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप। अब इसके बाद इसमें कुछ सेफ्टी फीचर्स भी लिख दो अपनी तरफ से, सेफ्टी फीचर्स, जो सेफ्टी फीचर्स आपको रखनी है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास है वोल्ट और मास है, वोल्टेज है, तो मेक श्योर keep equipment away from water. Additional points जो कि हमने इस पॉइंट में नोटिस किया, make sure ये अलग से हेडिंग डाल के करना, सेफ्टी फीचर्स और एडिशनल पॉइंट्स में आप मेक श्योर करो कि जो आपके पास make sure surrounding air pressure is constant. ये नहीं हो कि कभी बाहर अलग से पंखा तेज कर रहे हो और स्लो डाउन कर रहे हो तो वो तो रीडिंग ख़राब हो जाएंगी, ठीक है। एयर प्रेशर इज कांस्टेंट, ठीक है। सो देयर यू हैव इट, दिस इज डन एंड डस्टेड, ये एक हो गया। ओके, इसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा गाइज, अब मेरी बात ज़रा सुनने की कोशिश करना। आई नो थोड़ा सा एको आ रहा होगा, बट देन अगेन आई एम नॉट इन अ स्टूडियो राइट नाउ, बट एटलीस्ट इट इज़ क्वाइट। थोड़ा सा एको बर्दाश्त कर लेना, कोई ऐसा मसला नहीं है, समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी राइट नाउ। अ स्टूडेंट मेजर्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल, ठीक है, इसने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर किया। ऑयल इज पोर्ड इनटू अ सेमी सर्कुलर ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कंटेनर एज शोन इन फिगर 1.1। अच्छा, सबसे पहली चीज़ है, ये वाला जो आपके पास कंटेनर पड़ा हुआ है ना, ये खुद भी एक सेमी सर्कल है, मतलब जो है ना, ये जो है इसको मैं यूं करके दिखा रहा हूँ, दिस इटसेल्फ इज़ अ सेमी सर्कुलर कंटेनर हमारे पास, ठीक है, यहाँ तक भी हो गया। और इसके ऊपर जो है इन्होंने एक 360 डिग्रीज का एक प्रोटेक्टर भी रखा है, यू कैन क्लियरली सी दैट ओवर हियर, ठीक है। अब ये हमारे पास प्रोटेक्टर है, उसमें रीडिंग गिवन नहीं है। द लाइन शोज द पोजीशन ऑफ द फ्लैट साइड ऑफ द प्लास्टिक कंटेनर, वी कैन सी दैट, ओके। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ द AB with an angle of incidence I as 30 degrees. So angle of incidence must always be made over here, so it is always made with the normal, so this needs to be 30 degrees. ये हमारे पास 30 degrees है, interesting, ठीक है। So state one property of the oil that is needed to ensure that the experiment works. Well, we need to make sure कि भाई ये जो लाइट हो ये हमारे पास कंटेनर और ऑयल में से पास हो सके। तो ऑयल कैसा होना चाहिए? ऑयल शुड बी ट्रांसपेरेंट एटलीस्ट, ठीक है। ऑयल शुड अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ठीक है, टू पास थ्रू, अग्रीड। यहाँ तक भी पहुँच गए। ऑन फिगर 1.2 मेजर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आउट ऑफ द लाइट इन द ऑयल। आप इसके अंदर जो है आप एक काम ये कर सकते हो कि अगर आपको ये एंगल मेजर करना है तो सबसे पहला काम तो आप ये करोगे कि जो ये वाली लाइन है ना, इसको एक्सटेंड कर देना इधर तक, और फिर आपको इसके ऊपर एक डी रखना पड़ेगा। डी रखकर फिर आप जो है ना ये एंगल मेजर कर सकते हो। यू कैन मेजर दिस एंगल ओवर हियर, यू कैन डू दैट। या फिर इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा दिमाग यूज़ करें ना, तो मेरे हिसाब से एक इंटेलिजेंट मेथड भी है। वो कैलकुलेशन मेथड हो जाएगा, वो मेजरमेंट का नहीं आएगा वो मेथड। वो ये है कि मैं इधर से ऐसे हिसाब निकाल सकता हूँ कि भाई यहाँ पर ये कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ब्लॉक्स आ रहे हैं। सो मैं इसको लिख सकता हूँ 15 ब्लॉक्स इज टू 30 डिग्रीज। ये मैं अपने तरीके से ये एक इंटेलिजेंट मेथड बता रहा हूँ जो चल सकता है इसके अंदर। अच्छा, फिर इसी के साथ मेरे पास इसी वर्टिकल लाइन के साथ इधर मेरे पास कितने एंगल्स आ रहे होंगे। बेसिकली हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो ये है, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा। तो इधर अगर मैं काउंट करूँ तो
10 और 10.5 ब्लॉक्स आ रहे हैं, तो मैं इधर से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ 10.5 ब्लॉक्स इज़ टू दिस। ये एक मिनट मुझे कैलकुलेटर देखने दो। ओह माय गॉड, कैलकुलेटर के बगैर आज तक कोई चीज़ नहीं हो पाई है, अल्लाह करे मिल जाए कैलकुलेटर। something it's almost like a car key, you know it's there but you never find it on time. So 10.5 multiplied by 30 and divided by 15, अगर मैंने इसको किया तो ये मेरे पास आ रहा है, एक मिनट सॉरी, 10.5 ब्लॉक्स मल्टीप्लाइड बाय 30, सो इसको मैं डिवाइडेड बाय, अगर मैं इसको 15 करता हूँ तो मेरे पास ये जो एंगल आ रहा है ये आ रहा है 21 डिग्रीज, ठीक है, 21 डिग्रीज आ रहा है। अब आपके पास चॉइस है, या तो आप मेजरमेंट कर लो या ये मेरा वाला तरीका लगा के इसमें कर सकते हो, क्योंकि मैं इधर मेजर तो कर नहीं सकता क्योंकि ये सारी बात है, टैबलेट है, टैबलेट पे मैं कैसे मेजर करूँ उसको। डी रखूँगा तो स्क्रैचेस लग जाएंगे, आप डी रख के कर लेना या यूँ करके कर लो जैसे मैंने कहा, ठीक है। यू कैन डू दिस मेथड बिकॉज इट इज़ वर्केबल ओवर, है ना, आसान सा है ना। 30 में यहाँ पे 15 छोटे ब्लॉक्स आ रहे थे, तो हमारे पास यहाँ पर कितने ब्लॉक्स आ रहे हैं, यहाँ पर 10.5 ब्लॉक्स आ रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 10.5 ब्लॉक्स में कितना एंगल आ रहा है वो मैंने निकाल दिया। सो दिस इज गोइंग टू बी 21, ठीक है, ये वाला हो जाएगा मेरे पास 21 डिग्रीज, मैंने ये कर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो हम लोग पहुँच गए। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी राइटिंग दिस डाउन 21 डिग्रीज। अब ये बात आपको पहले भी पता होनी चाहिए कि ऑल एंगल्स हैव टू बी मेजर्ड विद द नॉर्मल, सो प्लीज बी वेरी केयरफुल। द स्टूडेंट रिपीट्स द प्रोसीजर described in A and measures the angle of refraction R for the angles of incidence, whatever. The results are shown in table 1.1. Okay. I'm so sorry. So R की जगह पर जो है इसको मुझे कंप्लीट करना है, so I'm just going to input the value over here which is actually 21, ठीक है। So 21 यहाँ पर है, डिग्रीज नहीं डालना, डिग्रीज पहले से इधर इस साइड पर हमारे पास पहले से ही गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, on the grid provided in figure 1.3 plot a graph of R on the y-axis, okay, against I on the x-axis. So I should be on the x-axis, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये मेरे पास x-axis पे आएगा, तो I किस में था, डिग्रीज में था, और अगेंस्ट आई ऑन द एक्सिस और आर ऑन द वाई एक्सिस। सो आर जो है वो भी डिग्रीज में है, तो ये वाई एक्सिस पे आ जाएगा। मैंने पहले लेबल करना लाजमी है, ठीक है, लेबलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर लेबलिंग के बाद आपको क्या करना है, आपको स्केल सेटअप करना है। अब स्केल सेटअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्केल अब हम लोग करते हैं 0 से, इसने खुद कहा है कि स्टार्ट योर एक्सेस फ्रॉम 0, तो ये अच्छी बात हो गई, तो हमारे पास ज़्यादा ख्वारी नहीं होगी। तो आई के लिए 75 तक जाना है। सो लेट्स सी, पहले मैं मेंटली करना चाह रहा हूँ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा आराम से। वापस से देख लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सही है, मेरी पूरी रेंज पूरी हो रही है इसके अंदर। तो मैं इसके अंदर इसको मैं लेबल कर लेता हूँ इधर, लेट्स जस्ट लेबल दिस। ओह माय गॉड, सो दिस इज गोइंग टू बी 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ठीक है। यहाँ तक मैंने इसको लेबल कर दिया। अब मुझे क्या करना है, वाई एक्सिस को भी लेबल करना है, और उस पर मेरे पास जो है, मैं वापस बार बार इस चीज़ को देख रहा हूँ, प्लॉट अ ग्राफ ऑफ आर ऑन द वाई एक्सिस, हो एटलीस्ट मैं कोई चीज़ पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूँ। सो आर को मुझे उस पर लेकर आना है। तो लेट्स सी, अगर मैं इसमें सेट करता हूँ, एक मैं पहले लेज़र से सेट करते हैं, 10, 20, 30, 40 और 45 तक आराम से पहुंच जाएगा, यानी 45 तक मेरे पास पूरा का पूरा ही बन जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी 10, 20, 30, 40 एंड दिस इज गोइंग टू बी 50। सो ये तो मेरे पास हो गया। अब ये याद रखना, ये लेबल करना और ये यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके तो आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने यही कर लिया, तो एटलीस्ट 1 नंबर तो आपको पक्का मिलेगा। या प्लीज़ ये कर, और स्कैटर पॉइंट जितने भी बनाओगे वो क्रॉसेस करके बनाओगे, ठीक है। प्लीज़ यार, मेरे अपने स्टूडेंट्स जो हैं वो तो उनको तो पता है कि यार हमें क्रॉसेस करना है, वरना सर हमें मारेंगे, सही है।
तो जिनको नहीं पता तो उनको मैं बता रहा हूँ, क्रॉसेस करना, डॉट्स मत लगाना, प्लीज़ प्लीज़, मेहरबानी होगी, सही है, ठीक है। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ डोंट गो फॉर दैट। एनीवेज, आई नो एको आ रहा है, बट खैर यार, एको भी तो कभी कभार आता है ना, ठीक है। तो एको का मतलब होता है कि जब ये एको आ रहा है, जब मेरे में रेवर्बेशन आ रही है, तो इसका मतलब है कि आवाज़ जो है उसमें गहरापन है, उसमें सरूर है, सरूर, सही है। तो वो आ रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे फील हो रहा है कि मेरी आवाज़ के अंदर सरूर है। एनीवेज अच्छा, मुझे कहता है कि अभी पहले तो अभी पॉइंट्स प्लॉट करें यार, रैम खान। सो आई हमारे पास है 15 और 11, सो लेट्स जस्ट गो फॉर 15 एंड 11। 15 यहाँ पे, तो 11 यहाँ पे आ जाएगा। मैं रेड से ही कर रहा हूँ उसको, एक क्रॉस पॉइंट इधर मैंने मार्क कर दिया। चेक करते जाना कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। गलत कर रहा हूँ तो मुझे खैर मुझे तो बता भी नहीं पाओगे तुम लोग, और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मुझे कौन बताएगा। सो 30 पर हमारे पास आ रहा है 21। सो 30 पर हमारे पास आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी 21। ओके, 30 पे 21। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस वेरी केयरफुली। थोड़ा सा जूम इन ही कर लेते हैं इसको। और फिर मेरे पास ये कह रहा है कि 45 पर 31 आ रहा है। सो 45 पे अपेरेंटली दिस इज 31। सो आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क दिस पॉइंट ओवर हियर। फिर उसके बाद हमारे पास आ रहा है 60 पर 39। सो 60 पर वील जस्ट गो फॉर 39। 60 पर हम लोग विल गो फॉर 39। 60 पर वील गो फॉर 39 विच इज गोइंग टू बी ओवर हियर, सही है। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट दिस वैल्यू ओवर हियर। फिर उसके बाद 75 पे 45। ओके, सो 75 पर विल जस्ट गो ऑल द वे टू 45 ओवर हियर, सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी 45। ओके, ये तो मैंने बना दिए। एक मिनट, ये शायद पॉइंट मिट गया था। ओके, ड्रॉ अ स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। ओके, सो वील जस्ट गो फॉर अ कर्व ओवर हियर, स्मूथ कर्व ऑफ बेस्ट फिट। सो आई एम जस्ट गोइंग टू बी ड्रॉइंग अ कर्व ओवर हियर। लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट लेयर फॉर द कर्व, ताकि ये सी के ऊपर ही आए हमारे पास। सो एक मैंने यूं करके अभी फ़िलहाल इसको कर्व, ओ भाई ये कर्व तो नहीं हुआ, ओह माय गॉड। सो यूं कर लेते हैं, फिर इसको सही करते हैं। ओह माय गॉड, अभी भी कर्व नहीं बना। वैसे तो आपको फ्री हैंड बनाना पड़ेगा, तो फ्री हैंड आप यूं करके यूं चले जाओगे, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं आपको स्मूथनेस दिखाऊं उस कर्व की, सही है। सो एक ये पॉइंट हो जाएगा, इसको मैं इधर ले आता हूँ, स्मूथ कर्व। ओह माय गॉड, let's just look at this thing. So this makes sense, right? Apparently इसको मैं ज़ीरो से फोर्स करना नहीं चाहता, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम आ जाएगा। सो दिस इज़ अ स्मूथ कर्व। वेल अपेरेंटली आप जाहिर सी बात है, आप पेपर में आप ये तो आपके पास टूल नहीं होगा कि आप इतनी स्मूथनेस उसमें लेकर आओ, लेकिन हाथ से भी बनाओगे तो बेटे स्मूथनेस बनाना। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सब पॉइंट्स में से इसको पास करो। इट नीड्स टू बी अ स्मूथ कर्व, ठीक है। कर्व ऑफ बेस्ट फिट बोला है, ये नहीं करना। ये जो जाहिलपन आप लोग करते हो ना, यूं आओगे, फिर इधर से एक स्ट्रेट लाइन खींचोगे, फिर इधर से स्ट्रेट लाइन खींचोगे, इधर से, फिर इधर से। ओ भाई मेहरबानी करो भाई, प्लीज़ थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट रख लेना, ये मत करना। अच्छा, फिर मेरे पास ये कह रहा है कि डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन आई एंड आर शोन बाय द ग्राफ। सो रिलेशनशिप देखो, अब इसमें रिलेशनशिप तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन तो नहीं है एट द मोमेंट। तो इसका मतलब है कि जैसे जैसे आई बढ़ रहा है तो आर भी बढ़ रहा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस डाउन, एज आई इंक्रीजेस आर ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यहाँ तक भी पहुँच गए। यूज योर ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर when I is equal to 50 degrees. Okay, so apparently when I is equal to 50 degrees, we'll just go for that. So let's see, 50 degrees का मार्कर यहाँ पर है। 50 degrees पे हम लोग इधर गए, तो ये वैल्यूज़ को रीड कर लेते हैं इधर। अभी अगर मैं इसकी वैल्यू को रीड कर रहा हूँ तो अप्रॉक्सीमेटली ये आ रहा है मेरे पास 30, 31, 32, 33, 33.5। सो तकरीबन मेरे पास आ रहा है, आर की वैल्यू आ रही है 33.5 डिग्रीज, ठीक है। सो ये मेरे पास हो रहा है, ठीक है। ये भी मैंने कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, फिर कह रहा है थ्योरी सजेस्ट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन ऑफ द ऑयल इज गिवन बाय दिस। यूज योर आई एंड द वैल्यू ऑफ आर फ्रॉम दिस, कैलकुलेट अ वैल्यू फॉर एंड गिव योर आंसर टू एन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो लेट्स सी, एन इज इक्वल टू साइन आई, आई कितना था 50, राइट। साइन 50 डिग्रीज डिवाइडेड बाय साइन 33.5, या मैं इसको 34 भी कर सकता था राउंड ऑफ करके। सो आई जस्ट फाइंड इट आउट।
सो साइन 50 ब्रैकेट को क्लोज किया डिवाइडेड बाय इसके अंदर कर रहा हूँ साइन 33.5 ब्रैकेट को क्लोज किया और ये जब मैंने निकाला तो मेरे पास n की वैल्यू आ रही है तकरीबन 1.39 कर लेता हूँ 3 SF तक मैंने कर लिया, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। सो देयर यू हैव इट। अच्छा, ऑन फिगर स्केच द ग्राफ एंड साइन आर इज प्लॉटेड अगेंस्ट साइन एन, नो कैलकुलेशंस आर रिक्वायर्ड। अब आपको वैसे भी पता है कि एन इटसेल्फ इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर होता है, तो इसका मतलब है कि अगर आप साइन आर इज इक्वल टू एन अगर आपने इसको प्लॉट करने की भी कोशिश करोगे तो इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अगर आप साइन आर अगेंस्ट साइन आई प्लॉट कर रहे हो तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन जाएगी इसमें से, सीधी सी बात है, बिकॉज द रीज़न इज़ दैट साइन आर इज इक्वल टू साइन आई और ये आ जाएगा 1/n। सो बेसिकली 1/n जो है इसका ग्रेडियंट हो जाएगा और जाहिर सी बात है साइन आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन आई। सो इसका मतलब है वी विल हैव अ स्ट्रेट लाइन ओवर हियर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी इशू, ठीक है। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ कर दी है, ठीक है। वैसे भी अगर रिलेशनशिप पता होता तो आप स्ट्रेट लाइन ऐसी डायरेक्ट बना लेते। Suggest one reason why the practical method used in this investigation might not give an accurate value of n. The problem is that कि जो प्लास्टिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये वाला जो हमने यहाँ पे प्लास्टिक यूज़ किया था, ज़ाहिर बात है प्लास्टिक कंटेनर है, तो प्लास्टिक कंटेनर का खुद का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो वो भी रिफ्रैक्ट करेगा। प्लास्टिक कंटेनर itself refracts लाइट, सही है। तो ये मेरे पास एक सजेशन आ रही है जो मैं ये लिख सकता हूँ, रीज़न ये कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि वो जो हमने वो जो थी ना माइट नॉट गिव एन एक्यूरेट वैल्यू फॉर एन, जो एन हम लोग किससे निकालते साइन आई ओवर साइन आर। अब उसके अंदर एक मसला ये था कि साइन आई ओवर साइन आर तो ठीक है, वो ग्राफ तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन है, लेकिन जो उससे पहले वाला ग्राफ था द ग्राफ इटसेल्फ, जो हमने ग्राफ ऑफ आई अगेंस्ट ये वाला एक ऑल्टरनेट पॉइंट है अगेंस्ट आर was a best fit curve which has high uncertainty, यानी इसमें अनसर्टनिटी बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर सी बात है बेस्ट फिट कर्व है, इट मे नॉट बी दैट गुड, लिख सकते हो इट मे नॉट बी दैट गुड, अनसर्टनिटी वर्ड यूज़ नहीं करना, तो आप करो द बेस्ट फिट कर्व मे नॉट बी दैट दैट एक्यूरेट, ये लिख सकते हो आप। Okay, let's move on to the next question. A student investigates the cooling of water. We can see that cooling of water. The apparatus used is shown in figure 2.1. Okay, interesting. The student pours 200 cm cube of hot water into the 500 cm cube of beaker. We can see that. हमारे पास एक beaker बड़ा वाला beaker है और एक छोटा beaker है. Places the thermometer in the water, stirs the water, measures the initial temperature of the water, uses the clock to find the time taken for the water to cool by 5 degrees and by 10 degrees Celsius. Okay, interesting. Repeats the experiment 3 times. Explain why the water is stirred before making a temperature reading so that heat is evenly distributed. जाहिर सी बात है, इसी के लिए हम लोग इसको स्टेयर करना, हिलाना शुरू कर देते चमचे को, ठीक है। द स्टूडेंट यूजेस अ 200 cm क्यूब ऑफ हॉट वाटर इन द सेम बीकर इन ईच टेस्ट, ठीक है, इन द सेम बीकर इन ईच टेस्ट, ठीक है। स्टेट वन अदर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल दैट द स्टूडेंट कीप कांस्टेंट टू मेक अ फेयर कंपैरिजन ऑफ 3 सेट्स ऑफ रिजल्ट। अब जाहिर सी बात है कि हम लोग जब भी बीकर में जो गर्म पानी डाल रहे हॉट वाटर, उसका इनिशियल टेम्परेचर हमेशा सेम होना चाहिए, जाहिर सी बात है, और कोई तरीका नहीं है। इनिशियल टेम्परेचर of hot water must be same, ठीक है, must be same for all 3 experiments. Interesting. Table shows the results obtained by the students. Okay, we can see that इसने decrease in temperature हमारे पास है 5 degrees और 10 degrees, और ट्रायल 1 ये इसने जो है वो टाइम्स निकाले, ट्रायल 1 एक दफ़ा निकाला, मतलब इसने एवरेज किया है।
So complete the table by calculating the average time for water to cool by 5 degrees. So let's just find it out. Interesting. So 82 plus 84 plus 82 divided by 3 करो तो ये हो जाएगा इसको भी 2SF तक ये है तो ये भी 2SF कर लेता हूँ या 3SF तक भी जा सकते हैं इसको. सो बेसिकली दिस इज़ गोइंग टू बी 83 भी लिख सकते हैं या आप चाहो तो 82.7 भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है. ठीक है. So complete this table by calculating the average time taken for the water to cool by this. Give your answer to an appropriate number of significant figures. So I went for 2 significant figure क्योंकि ये सारे 2 थे तो मैंने इसको भी 2 पे ही छोड़ दिया. Suggest one reason why the time taken for water to cool by 10 degrees is not double the time taken for the water to cool by 5 degrees Celsius. Interesting. अच्छा, is not double. हमारे पास क्या होगा, एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब जितना बड़ा, अगर सपोज करो मैं आपको एक बात बताऊं कि यार मेरे पास 2 बॉडीज़ हैं. ठीक है, एक बॉडी ये रही और एक बॉडी ये रही. ठीक है, ये हॉट है, ये कोल्ड है. अगर ये मेरे पास 0 डिग्रीज़ पर है और ये मेरे पास 100 डिग्रीज़ पर है तो इसमें से रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हो रहा होगा. अब सपोज़ करो कि सेम 2 बॉडीज़ अगेन है मेरे पास. ठीक है, और इनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस को कम कर लेते हैं. लेट सपोज कि इसको मैं 50 कर देता हूँ, 50 डिग्रीज़, और इसको 0 डिग्रीज़ पे रखता हूँ. तो अब इन दोनों के बीच में हीट ट्रांसफ़र हमेशा हायर डिग्रीज से लोअर डिग्रीज़ पे जाता है, हायर टेम्परेचर से लोअर पे जाता है. अग्रीड, ऐसे ही होता है. तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इधर मेरे पास फास्टर हीट ट्रांसफ़र होगा, इधर स्लोअर हीट ट्रांसफ़र होगा. सो दैट इज़ वाई दिस मेक्स सेंस. ठीक है, सो हमारे पास ये होगा, one reason why the time for the water to cool by 10 degrees is not double the time taken for the water to cool by 5 degrees. The reason is as the temperature starts falling to room temperature, the rate of heat loss slows down. ठीक है, ये मैंने लिख दिया इधर. सही है, ये वाली एक्सप्लेनेशन इधर थी, आप इसको 2-3 दफ़ा सुन लेना. ठीक है, सो इधर बेसिकली मेरे पास फास्टर होगा और इधर मेरे पास स्लोअर होगा. सो जाहिर सी बात है 10 डिग्री में बड़ा चेंज होगा तो 90 से लेकर 0 तक में स्लोअर ट्रांसफ़र होगा और 5 डिग्रीज तक फास्टर ट्रांसफ़र होगा. सो देयर यू हैव इट. अच्छा, स्टूडेंट रिपीट्स द एक्सपेरिमेंट यूजिंग 250 cm क्यूब ऑफ बीकर. ऑल अदर एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स रिमेन द सेम. इस बार 250 यूज़ करा है. टेबल शोज द एवरेज टाइम. ओ भाई, फ़ोन बजे ही जा रहा है, फ़ोन बजे जा रहा है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू कीप इट एट साइलेंट मोड. ठीक है, सो the student repeats the experiment using 250 cm cube of beaker. All other experimental variables remain the same. Figure shows the average time taken for the 250 centimeter cube to cool by 5 degrees and by this. अच्छा, ठीक है, interesting. So इसमें average time जो है अगर मैं notice करूँ तो पिछले वाले से ज़्यादा है इसमें average time. Describe the difference in the cooling of the water in the 2 beakers. Refer to the results in this. तो हमारे पास ये हो रहा है कि cooling rate या cooling rate या time is larger, is greater in 250 cm cube beaker compared to 500 cm cube beaker. ठीक है, referring to the result. Suggest a reason for the difference. Well, हमारे पास 500 cm cube has a larger surface area, so faster cooling. ठीक है, so faster cooling होगी उसमें. larger surface area तो जल्दी cool down हो जाएगा हमारे पास. Okay, interesting. फिर ये कह रहा है
हमारे पास ये कहता है अ स्टूडेंट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ अ मॉडलिंग क्ले, वी कैन सी दैट, ठीक है, प्लास्टिसीन वगैरह सपोज करो वही है, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद ये कहता है द क्ले इज मोल्डेड इनटू द क्यूब एज शोन इन फिगर 3.1, इंटरेस्टिंग, सजेस्ट वन डिफिकल्टी द स्टूडेंट फाइंड्स व्हेन मोल्डिंग द क्ले इनटू अ क्यूब। very difficult to make the edges sharp। सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी यही आएगी। आप ट्राई करके देख लो यार, मॉडलिंग क्ले लो, उसके जो कोने हैं ना उनको शार्प करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, और हमारे पास जो है ऑल 3 डिमेंशंस सेम लाना भी बहुत मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट टू मेक द एजेस शार्प एंड ऑफ सेम डिमेंशंस एंड ऑफ सेम लेंथ। जाहिर सी बात है इसको बनाना कोई आसान काम नहीं होगा, क्यूब बनाना है वो भी यार, शार्प एजेस करना, और प्लस इसकी जो डिमेंशंस हैं वो सारे के सारे जो है वो सेम होने चाहिए। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी 10, तीसरा भी 10, वो करके दिखा दो, चैलेंज है। जाओ आज प्लास्टिसीन खरीदो किसी भी शॉप से और बना के दिखा दो। ऑन फिगर 3.1 मेजर द लेंथ डी ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब। अब ये मेजरमेंट करनी होगी हमें रूलर के साथ। सो अनफॉर्चुनेटली अभी इसमें मैं रूलर अगर मैं यूज़ करूँगा ऐसे तो बड़ी रीडिंग आएगी, ऐसे करूँगा तो छोटी रीडिंग आएगी, तो आपको रूलर लेके जाना पड़ेगा पेपर में। रूलर, डी, प्रोट्रैक्टर, ये सब चीज़ें आपको रखनी है। प्रोट्रैक्टर रखना है आपको पेयर ऑफ कंपासेस रखने, ये सारी चीज़ें लेकर जाओगे। 30 सेंटीमीटर रूल रखना या 0.5 सेंटीमीटर रूल रखोगे, वो भी ट्रांसपेरेंट, वो स्टील का मत लेके जाना, वरना लाइन ऑफ बेस्ट फिट वगैरह बनाने में बहुत बड़ा मसला हो जाएगा आपके लिए। ये मैं पहले बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, अगर बेवकूफ़ाना हरकत करनी है तो जाके कर लेना। मेजर द लेंथ डी ऑफ वन साइड। सो लेट्स सी, इसके अंदर अब मेरे पास ये आ रही 2.4 सेंटीमीटर। वेल अपेरेंटली ये वाली वैल्यू मैंने एमएस से देखी, क्योंकि मैं अभी इस पर मेजर कैसे मेजर करूँ उसको, मुझे बताओ, नहीं हो सकता मेजर, ठीक है। सो कैलकुलेट द वॉल्यूम वी ऑफ द मॉडलिंग क्ले यूजिंग दिस इक्वेशन। सो दिस इज एक्चुअली 2.4, इसके ऊपर क्यूब लगा देते हैं। सो लेट्स जस्ट फाइंड इट आउट। सो दिस इज गोइंग टू बी 2.4 रेज़ टू पावर 3 किया, सो दिस इज गोइंग टू बी 13.824 है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ 13.8। अच्छा ये 2SF तक था 2.4, तो मैं चाहूँ तो आंसर 2SF तक भी दे सकता हूँ, यानी मैं 14 भी कोट कर सकता हूँ। मैं चाहूँ तो एक ज़्यादा बढ़ा के भी दे सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ऑल्दो आई डोंट थिंक इस पर मार्क्स कटेंगे, लेकिन ये वाला तरीका अच्छा लगता है। एग्जामिनर खुश होगा, एग्जामिनर बोलेगा यार क्या नीटनेस है, नेक्स्ट लेवल बंदा है। The student uses a balance to find the mass m of the modeling clay as shown in figure 3.2. We can see that. Calculate the density rho of the modeling clay using this equation. Give the unit of your answer. So let's see. So density is equal to mass. हमारे पास कितना था इसके अंदर 36.3 grams. ये इधर लिखी हुई वैल्यू इसके अंदर। So 36.3 grams divided by volume हमारे पास कितना है 13.8 cm cube। So इसका यूनिट भी हमारे पास पहले ही बता लेते हैं, G/3, ठीक है, क्योंकि G/cm cube आ रहा है। So इसको निकाल लेते हैं 36.3 डिवाइडेड बाय 13.8। जब मैंने ये निकाला so this becomes 2.63, ठीक है। So this is done and dusted, this part is done and dusted। लास्ट क्वेश्चन, बस लास्ट क्वेश्चन होगा। मैंने आपको एटलीस्ट 2 पेपर्स करा दिए, सो आई थिंक दैट शुड बी इनफ। बाकी आप 2-3 पेपर्स खुद भी कर लो, एमएस साइड पे रख के कर लेना, मैं बता दूंगा कौन से ईयर्स करने, वही कर लेना, बस उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। The student investigates the current in a resistor of a fixed resistor. The following apparatus is available: ammeter, electrical connecting leads, the resistors of fixed resistance, lamp, switch, variable resistor, 6-volt battery, LED or whatever. State what piece of apparatus is used to measure current. अब अगर ये नहीं पता तो फिर हमें तो शर्म आनी चाहिए यार। एमीटर से मेजर करते हैं यार मेरे प्यारे बच्चे। द स्टूडेंट मेजर्स द करंट आई फॉर अ रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम टू शो द सर्किट द स्टूडेंट यूजेस। ओके, सो इंटरेस्टिंगली हमारे पास एक तो पावर सप्लाई, इसमें कौन सी है 6 वोल्ट पावर सप्लाई, 6 वोल्ट बैटरी है, तो बैटरी के लिए मुझे सिंबल ये वाला बनाना पड़ेगा। 6 वोल्ट की बैटरी हो गई। अच्छा ये कुछ भी नहीं है, ये जो बीच में जो एक छोटा सा
ये आ गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, दोबारा बना लेते हैं इसको, नो प्रॉब्लम। स्विच हमारे पास है, स्विच मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं गॉड, ये स्विच तो नहीं था, पता नहीं क्या बना रहा था। और फिर इसके साथ है रेसिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेसिस्टेंस मैंने अटैच कर दी, इंटरेस्टिंग। स्टूडेंट मेजर्स द करंट आई फॉर अ रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। ओके, तो हमें करना क्या है, स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द करंट इन अ रेसिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेसिस्टेंस। तो करंट इन अ रेसिस्टर ऑफ फिक्स्ड रेसिस्टेंस के लिए मुझे एक काम और करना पड़ेगा, इधर एक एमीटर भी लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, लेट्स जस्ट ड्रॉ एन एमीटर ओवर हियर। ये भी लग गया मेरे पास। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मेरे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मेरे पास इधर एक वेरिएबल रेसिस्टर भी लगाना पड़ेगा। द रीज़न इज़ दैट, वरना मैं करंट को वेरी नहीं कर सकता ना, फिर मैं कैसे करूँगा, फॉर अ रेंज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस। तो मुझे जाहिर सी बात है कि मेरे पास इस पर पी भी चेंज होता जाएगा। वोल्ट मीटर हमारे पास है अवेलेबल, सो वोल्ट मीटर मैं इसके अक्रॉस लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये मैं इससे जो है ना, ये मेरे पास ये वेरिएबल रेसिस्टर है, इस वेरिएबल रेसिस्टर को मैं छेड़ूंगा तो मेरे पास करंट चेंज होगा, करंट चेंज होगा तो वोल्टेज इधर चेंज हो जाएगा मेरे पास। सो देयर यू हैव इट, दिस इज डन एंड डस्टेड। डिस्क्राइब हाउ द स्टूडेंट्स obtains different values for the potential difference across the fixed resistor by varying the resistance of the variable resistor, अभी बताया था वेरिएबल रेसिस्टर, सही है। सो ये आपका हो गया पेपर, सही है। तो आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस। तो मैंने ये आप लोगों के लिए रिकॉर्डिंग कर ली है, और ये 2 पेपर्स हो जाएंगे। उसके अलावा मैं आप लोगों को ईयर्स बता देता हूँ जो आपको करना है। ये कौन सा सवाल था, चौथा था, हाँ चौथा ही होता। अब सवाल आप लोगों को कौन कौन से करने हैं, एक काम ये कर लेना, 2019 का पेपर कर लो, 19 का कर लो, 2018 का कोई एक पेपर कर लो, और 2017 का पेपर कर लो, और ये वाला पेपर जो मैंने अभी 2 कराए ये देख लो, और बाकी अपनी मर्ज़ी है। बस इसको और ज़्यादा और कोई तरीका नहीं है करने का, सिंपल एज दैट। मैंने आप लोगों को बता दिया है, इसमें कोई मतलब इतना कोई मुश्किल नहीं होता पेपर, लेकिन थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, थोड़ा सा आपको इक्विपमेंट लेके जाने पड़ेंगे पेपर में, बस दैट इज़ इट, ठीक है गाइस। सो टेक केयर गाइस।